हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 18, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉयज हु आर एंट्रस्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। इट मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीन वर्ड पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसमें ये कह रहा है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज होते हैं उन सभी को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ अथॉरिटीज उनको बांट दी जाती हैं, जिससे मैनेजर का वर्कलोड भी कम हो जाए और कार्य इजीली हो जाए। एक कार्य को आसान बनाने के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अकेला अगर काम करना चाहे तो वो काम नहीं कर सकता, चाहे छोटी फर्म हो या बड़ी फर्म हो। प्रत्येक में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आवश्यक है, यानी अथॉरिटी को कुछ हाथों में बांटा जाता है। यहाँ पर जैसे हम अगर एक स्कूल का एग्जाम्पल लें तो स्कूल में भी आपने देखा होगा कि क्लास टीचर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल पाता है, तो उसके लिए वो मॉनिटर को अपॉइंट करता है। बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करता है, बहुत सारी चीज़ क्लास टीचर करते हैं, बहुत सारी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, उनके द्वारा की जाती हैं। सभी कार्य को अगर प्रिंसिपल सर्च करना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। वही चीज़ कह रहा है, डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब है कि ये एक प्रक्रिया है जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट से बांटती है और एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है, यानी कि एक जिम्मेदारी क्रिएट करती है। अगर कहीं कोई कमी आती है तो जिनको हमने अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं वो एक जिम्मेदार पर्सन है और उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उनसे जाकर हम सीधा डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इस प्रकार से कैसे हुई, ये काम आपके अंडर में चल रहा था तो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी अकाउंटेबिलिटी भी उनके द्वारा ली जाती हैं। तो यही चीज़ें हैं कि अपनी फर्म में ही अपनी कुछ पावर्स, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने नीचे के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कुछ एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो वही हमारी यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एक प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस ही यही 3 पॉइंट हैं जिसमें मैंने आपको बताया है। पहला रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, दूसरा अथॉरिटी है एंड तीसरा अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स उसकी जिम्मेदारियां, उसे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना कि आपका काम ये है, आपको इस प्रकार से ये काम करना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर, पावर फॉर द टेक डिसीजंस, यानी कि डिसीजन को लेने के लिए जो पावर है वो अथॉरिटी कहलाती है। तो अगर हम किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उस जिम्मेदारी के साथ साथ, उस ड्यूटी के साथ साथ उसको कुछ पावर भी देना होगा, तभी वो उस कार्य को सक्सेस रूप से कर पाएगा। क्योंकि जब तक अथॉरिटी उसको नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी हम कंप्लीट नहीं ले सकते हैं उससे। जैसे मॉनिटर को हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आपको क्लास को शांत करना है, लेकिन अथॉरिटी कोई नहीं है, वो किसी स्टूडेंट से कुछ कह नहीं सकता, किसी को क्लास से बाहर नहीं निकाल सकता, किसी को बेंच पर स्टैंड नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में वो केवल इतना कह सकता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्लास शांत नहीं होती है तो इट मीन्स वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी प्रकार की भी। तो वहाँ पर हमें जितनी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे अथॉरिटी भी देनी होगी, तभी उसकी अकाउंटेबिलिटी कंप्लीट हो पाएगी। यानी कि तब हम उससे बात कर सकते हैं कि क्योंकि क्लास हमें शांत करने के लिए बोलता, शांत क्यों नहीं हुई, तो वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से ले पाएगा, क्योंकि उसके पास जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अथॉरिटी भी है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है और दूसरी जो प्रोसेस का स्टेप है वो सेकंड स्टेप होता है अथॉरिटी एंड लास्ट स्टेप होता है अकाउंटेबिलिटी। राइट, अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्वपूर्णता है इसकी, तो वो हम ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो डेलीगेशन का महत्व है वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है बल्कि 10 व्यक्ति मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और इससे क्या होता है, मैनेजमेंट और प्रभावशाली होता है, कार्य को और अच्छी तरह से एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में किया जा सकता है। ओके, क्योंकि एक व्यक्ति ही अगर मान लीजिए 10 काम को करेगा तो वो व्यक्ति 10 कामों में उलझ करके रह जाएगा, उसका एक भी काम परफेक्ट वे में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम 5 काम को 10 लोगों में बांट दें आधा आधा, तो वो काम एक परफेक्शन
वर्क में एक परफेक्शन प्रोसेस में आ जाएगा, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में आ जाएगा और उस काम को हम प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा हम ले सकते हैं, तो वही हमारा मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेज करना। तो ये कहता है इससे क्या होता है, मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने अपने कुछ अथॉरिटी अपने नीचे एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो एम्प्लॉय से क्या होगा, डेवलप होगा। अगर मुझे भी काम करने के लिए मेरे बॉस ने बोला है तो मैं इस काम को और बेटर तरीके से वो करूँ, वो और अपना अच्छा प्रयास करने का कोशिश करेगा, अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करेगा, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय डेवलप होंगे, राइट। एंड थर्ड इंपोर्टेंस इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय मोटिवेशन होंगे बिल्कुल। अगर आप कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस काम के अकॉर्डिंग अपने कार्य के प्रति वो पूरा मोटिवेट होगा, क्योंकि जो काम उसे करना है वो तो करना ही है। लेकिन साथ में अगर आपने कोई स्पेशल उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आपको इस चीज़ को और देखना है, मान लीजिए आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो आप प्रोडक्शन मैनेजर साथ में ये भी देखना है कि जो सेलिंग चल रही है वो सेलिंग हमारी सही है या नहीं है। तो वो कहेगा कि यार सेल डिपार्टमेंट में भी मुझे इंटरफेयर करने के लिए बोल रहे हैं, इट मीन्स मेरे अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, तो वो अपने आप को और मोटिवेट होगा, सेल्फ मोटिवेट भी होगा। तो उससे एम्प्लॉय मोटिवेशन भी होता है। एंड फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। यहाँ पर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कराता है, क्योंकि सीधी सी बात है, कार्य को बांट दिया जाएगा तो कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से और स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी, ग्रोथ करेगी। क्योंकि जो कार्य एक व्यक्ति अगर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और 10 व्यक्ति मिलकर उस कार्य को करेंगे तो शायद वो कार्य जल्दी होगा, और इस प्रकार कई कार्य हमारी प्रोसेस में चलेंगे, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक शीघ्रातिशीघ्र ग्रोथ करेगी, एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में ग्रोथ करेगी। एंड बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्ची। यहाँ पर ये कहता है कि मैनेजमेंट हियरार्ची है, यानी कि एक क्रमानुसार कार्य करता है। मीन्स जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स हैं अपने नीचे लोअर लेवल को काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। एक क्रम संख्या लगी रहती है और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी उसी अकॉर्डिंग हो जाती है कि सभी की जिम्मेदारियां हैं कि आपको इस कार्य को इस प्रकार से करना है। तो यही मैनेजमेंट हियरार्ची का बेस होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। क्योंकि जब कार्य को बांट दिया जाता है और उस कार्य को करने के बाद सभी व्यक्तियों से जब उनकी आउटपुट रिपोर्ट ली जाती है तो उनको जोड़ दिया जाता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बना दिया जाता है कि आपका ये काम हो गया तो आप इस व्यक्ति के पास जाकर के अपने काम को सबमिट करा दें, दूसरे व्यक्ति के पास जाकर अपने काम को सबमिट करा दें। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन की जो एक श्रृंखला है, जो सीरीज है, वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड लास्ट इंपोर्टेंस इज रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। सीधी सी बात है, मैनेजर जब अपनी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उनका जो वर्कलोड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को ये कहना चाह रहा है कि रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर का वर्कलोड भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। तो आइए देखते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो देखिए ये है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको देखेंगे हम सेंट्रलाइजेशन क्या है। देखिए सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है केंद्रीकरण। इट मीन्स जहां पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज केवल कुछ हाथों में हो, ओनली फ्यू हैंड्स। इट रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, यानी कि जहां पर पावर्स केवल कुछ हाथों में हो, ओनली लाइक एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पर डिसीजन केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले सके, नीचे वालों को कोई किसी प्रकार की पावर नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर किसी को पानी भी पीना है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछ के पिएगा, अगर किसी व्यक्ति को जाना है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, किसी व्यक्ति को आना है तो वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछ के आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में सारी जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो हमारी अलग अलग बट जाएगी, और बटने पर क्या होगा कि यहाँ पर सारा भिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी कि जो प्रोसेस होती है फर्म की वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सारे डिसीजंस ओनली टॉप लेवल ले रहा है, किसी के पास कोई पावर नहीं है। तो वो हमारा सेंट्रलाइजेशन है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इट रिफर्स टू सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के प्रत्येक लेवल पर कुछ
हमारी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक सिस्टमेटिक वे में, तो वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो देखिए डेलीगेशन में तो हम क्या करते हैं, मैनेजर के पास पावर होती है लेकिन वो अपने कामों को नीचे कुछ लोगों में बांट देता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में प्रत्येक लेवल पर उसकी पावर्स और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक सिस्टमेटिक मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि आसानी से कार्य हो सके। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या होती है, लार्ज स्केल जो बिजनेस होते हैं वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस पर। और जो डेलीगेशन है वो स्मॉल बिजनेस पर भी अप्लाई किए जाते हैं, वो तो छोटी फर्म में भी अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह अप्लाई नहीं होता है, वो केवल लार्ज स्केल की जो बिजनेसेस हैं केवल वहीं अप्लाई होते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, वो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंस हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, ध्यान देंगे। सबसे पहले डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, यानी कि सबऑर्डिनेट्स के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपके डेवलप होंगे। वो क्या होंगे, वो डेवलप होंगे। यानी कि सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि शोज द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट्स एंड दिस ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट द एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एज दे आर अलाउड टू टेक डिसीजन विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सुपीरियर्स। यानी कि जो ऊपर सुपीरियर्स ने अपने पावर्स को, अपने अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि उन्होंने पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरी फेथ के साथ में अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि अब आप मान लीजिए लेबर को कोई डिसीजन लेना है तो लेबर 200 रुपये तक अपना डिसीजन ले सकती है, कोई भी 200 रुपये तक वो खर्च कर सकती है, उससे ऊपर पूछने की आवश्यकता नहीं है अपने सुपीरियर से कि हम 200 रुपये खर्च करें या नहीं करें। जो लोअर लेवल है वहाँ पर उसने कह दिया कि 2000 रुपीज़ तक आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं, तो 2000 रुपीज़ तक वो खर्च कर सकते हैं, ऊपर उसे मिडिल लेवल पूछने की आवश्यकता नहीं है। मिडिल लेवल वाले को बोल दिया कि आप 50,000 रुपये तक अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, इतने तक आप खर्च कर सकते हैं विदाउट परमिशन। तो वो उनकी डेलीगेशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांट दिया है। तो वही कह रहा है कि सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलपमेंट होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट यहाँ पर डेवलप होते हैं, क्योंकि जो डिसीजन लेने की उनकी इफिशियंसी है उससे कितना इफेक्टिव बिजनेस होता है और कैसा इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सुपीरियर्स वहाँ से सुपरवाइज कर सकते हैं। अगर वास्तव में ही कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं और डिसीजन के आधार पर वो कार्य करते हैं, वो कार्य हमारा सक्सेस होता है, तो उससे मैनेजरियल फ्यूचर टैलेंट भी डेवलप होता है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, क्विक होती है, फास्ट होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ अथॉरिटीज़ दी गई हैं और वो अपना डिसीजन ले सकते हैं स्वयं, उन्हें ऊपर पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पूरी अथॉरिटी है, पूरी पावर है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, पावर को यूज करके अपने डिसीजन को ले सकते हैं हैंड टू हैंड। तो इसलिए यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। एंड रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, और इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। उन्होंने जो अथॉरिटीज बांटी हैं उनके अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति काम करते हैं। तो रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ये तो आपको मैंने डेलीगेशन में बताया था, जिस फर्म में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर अथॉरिटी एंड पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो फर्म तो ग्रोथ करेगी, फैसिलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सभी अपने अपने काम में पूरी लगनशीलता के साथ कार्य करेंगे और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में इम्प्रूव करेंगे, तो उससे फर्म भी इम्प्रूव करेगी। एंड बेटर कंट्रोल, इससे क्या होता है, कंट्रोल एक बहुत अच्छा होता है, बेटर कंट्रोल होता है, बेटर नियंत्रण होता है, क्योंकि सभी अपने अपने कार्य को पूरी तरीके से कर पाते हैं, अपने पूरे डिपार्टमेंट को अपनी अच्छी तरह से देख पाते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने की पावर भी उन्हीं के पास है, वो डिसीजन एक अच्छा ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस थे आपके इसके डिसेंट्रलाइजेशन के। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में एक बात और आती है कि कुछ कहते हैं कि आपकी फर्म डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए या सेंट्रलाइज होनी चाहिए। देखिए इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ है विद्वानों का, तो उसमें मत ये है कि कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस ना तो 100% सेंट्रलाइज होनी चाहिए और ना ही 100% डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, क्योंकि अगर 100% आपने सेंट्रलाइज कर दी तो पानी पीने के लिए भी एम्प्लॉय को टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, और 100% अगर डिसेंट्रलाइज कर दी तो सीधी सी बात है कि बहुत सारी पावर्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए वो नहीं होंगी, सीक्रेसी नहीं हो पाएगी, सभी व्यक्ति अपनी मनमानी करेंगे, ऊपर कोई पूछेगा ही नहीं फिर।
तो इसलिए वो कहता है कि 100% डिसेंट्रलाइज होना भी गलत है। आपकी फर्म 50% सेंट्रलाइज और 50% डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि सीक्रेसी पर हैं, जो कि हायर अथॉरिटी पर हैं, वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होने चाहिए। सारे डिसीजंस नीचे व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए। तो वही ये कह रहा है कि फर्म चाहे कोई भी हो, वो 100% ना तो सेंट्रलाइज हो ना 100% डिसेंट्रलाइज हो, ठीक है, यानी कुछ सेंट्रलाइज हो और कुछ पार्ट उसका डिसेंट्रलाइज हो, तो वो फर्म अच्छी ऑर्गेनाइज करेगी। और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, डेलीगेशन तो छोटी सी फर्म में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी फर्म में अप्लाई होता है, छोटी फर्म में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति काम करने वाला है छोटी फर्म में, तो वही अपनी जिम्मेदारियों कुछ नीचे वाले व्यक्तियों को बांट देता है। लेकिन बड़ी फर्म में तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और सभी लेवल पर अलग अलग आपको अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ती हैं। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन आपकी एक लार्ज स्केल पर काम करता है और ये हमारा एक स्मॉल स्केल पर काम करता है, राइट। तो आपकी आई होप समझ में आ गया होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन अथॉरिटीज। तो आज के टॉपिक हमारा यही था, आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।